क्लॉड का दिल जीतने की कोशिश के 8वें साल में वो आगे बढ़ गया और मेरी सबसे अच्छी दोस्त से प्यार कर बैठा। मिसेस चान बनने के लिए मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने पहले मुझे मजबूर किया कि मैं उसका गर्भपात करवाऊं, फिर मुझ पर किसी अजनबी आदमी के साथ धोखा करने का झूठा आरोप लगाया। क्लॉड ने मेरी सफाई सुनने से इनकार कर दिया, हमारे 5 साल के बेटे की कस्टडी ले ली और मुझे घर से बाहर निकाल दिया, जबकि मैं गर्भवती थी। जहां जाने का कोई रास्ता नहीं था, मैंने सड़कों पर मुंह मोड़कर मौत का इंतजार किया। अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, मिशन असफल। क्या आप भविष्य में 20 साल यात्रा करना चाहेंगे और दूसरा उदाहरण शुरू करेंगे? मैंने तुरंत सिर झुकाकर हाँ कहा। 20 साल बाद मेरा जैविक बेटा मुझे उस समय खोजने आया जब मैं गांव में थी। देखो, पापा को छोड़ने के बाद तुम सिर्फ ऐसे ही जी सकते हो। तब तुमने बेरहमी से मेरे भाई को मार डाला और मुझे छोड़ दिया। क्या तुम सच में सोचते थे कि मैं पापा का साथ नहीं दूंगी और शक्ति नहीं प्राप्त करूंगी? माँ ने कहा था कि अगर तुम घुटने टेक कर अपनी गलतियां मानोगे तो वे तुम्हें वापसी का मौका देंगे और एक नौकरानी के रूप में काम करने देंगे। ये सुनकर मैंने अपने बेटे का मजाक उड़ाया। कितनी कठिन जिंदगी है। क्या वो अंधा था? क्या उसने वो कबूतर के अंडे के आकार की हीरे की अंगूठी नहीं देखी जो मेरी बेटी ने अभी मुझे दी थी? अध्याय 1। मैंने जानबूझकर अपनी उंगली में पहनी हुई कबूतर के अंडे के आकार की हीरे की अंगूठी को हिलाया और मैथ्यू, मेरे बेटे ने मुझे देखा और उपहास करते हुए कहा, मैं यकीन नहीं कर सकता, 20 साल बाद भी तुम उतने ही घमंडी हो जैसे पहले थे। कितना शर्मनाक है, इतनी बड़ी नकली अंगूठी पहनना। मैथ्यू को देखते हुए, जो स्पष्ट रूप से गुणवत्ता नहीं पहचानता था, मैं खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। उसने क्लॉड और क्रेसिडा के बीच बड़े होते हुए क्या देखा था? क्या वो सच में सोचता था कि सिर्फ इसलिए कि क्लॉड ने कंपनी का कानूनी नाम अपना कर लिया, वो कंपनी उसकी हो गई? कितनी मासूमियत थी। ये देखकर कि मैंने जवाब नहीं दिया, मैथ्यू का चेहरा अंधेरा पड़ गया। उसने कबूल किया, अगर दादी को देखभाल की जरूरत नहीं होती तो क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम चांद परिवार में वापस आ पाओगी? मेरी माँ ने तुम्हें माफ किया था जब तुमने मेरे भाई को मारा, लेकिन इस बार जब तुम वापस जाओ तो इसे अपनी गलतियों का प्रायश्चित समझना, दादी की बुजुर्गावस्था में देखभाल करना। लेकिन यह मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि तुम चांद परिवार में वापस आ रही हो, मैं तुम्हें अपनी माँ के रूप में मान लूंगा। मेरी माँ केवल क्रेसिडा है, बस वही। मैथ्यू ने घमंड से सिर ऊंचा किया, वही घमंडी नज़र जो उसे 5 साल की उम्र में थी। तब जब क्रेसिडा मेरे साथ सीढ़ियों के ऊपर बहस कर रही थी, वो दरवाजे के पीछे छिपकर देख रहा था। जब क्रेसिडा खून में लथपथ सीढ़ियों से गिर पड़ी तो वह उसकी ओर दौड़ा, हिचकते हुए, रोते हुए, मुझ पर गुस्से से घूरते हुए और झूठा आरोप लगाते हुए कहा, तुमने आंटी क्रेसिडा को क्यों धक्का दिया? तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? तुम एक हत्यारी हो। मैं स्तब्ध होकर मैथ्यू को देख रही थी, मेरा अपना खून, जिसे मैंने 10 महीने तक अपने पेट में पाला था। महीनों तक अपने पेट में पाला और 5 साल तक उसकी परवरिश की। मैंने अपनी रक्षा करने की कोशिश की। मैथ्यू, झूठ मत बोल, मम्मी ने आंटी क्रेसिडा को धक्का नहीं दिया। वाह, तुम थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्रेसिडा ने मैथ्यू के आंसुओं को पोंछने की कोशिश की। मुझे गर्व से देखते हुए उसने कहा, उसकी आवाज में शिकायत की भावना थी, मैथ्यू तो बस एक बच्चा है। एक बच्चा झूठ कैसे बोल सकता है? मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा नुकसान किया है। मुझे क्लॉड के बिस्तर में नहीं चढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं सच में उसे प्यार करती हूँ। अब तुमने मेरा बच्चा मार डाला है। क्या तुम क्लॉड को मुझे दे सकती हो? मैं मैथ्यू को निराशा के साथ देख रही थी। मेरी आवाज कांप रही थी। मैथ्यू, मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रही हूँ। लेकिन उसने खुद को क्रेसिडा की बाहों में फेंक दिया और चिल्लाया, मैं चाहता हूँ कि क्रेसिडा मेरी माँ बने। जब मैं होश में आई तो मैंने देखा कि 5 साल के मैथ्यू का चेहरा उस आदमी के चेहरे में प्रतिबिंबित हो रहा था जो मेरे सामने खड़ा था। अब उसने जो चाहा था वो पा लिया था। वो क्रेसिडा का इकलौता बेटा बन चुका था। मैं खुद को उनका मजाक उड़ाने से नहीं रोक पाई, तो मैं चांद परिवार में एक नौकरानी के रूप में वापस जा रही हूँ। वे हर महीने कितना भुगतान करते हैं? चांद के घर जाने से पहले मैंने अपनी बेटी एंजेलिका को एक संदेश भेजा, मैं चांद के घर वापस आ गई हूँ और बाकी चीजें योजना के अनुसार ही होंगी। जल्द ही एंजेलिका ने ओक का इशारा भेजा। एंजेलिका की प्रोफाइल तस्वीर को देखते हुए मेरे दिल में गर्मी महसूस हुई। हालांकि मैं सीधे 20 साल पहले से यहाँ आई थी, उन वर्षों की यादें अब भी पूरी तरह से मेरे मन में संग्रहित थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एंजेलिका सच में मेरी ही परवरिश में बड़ी हुई हो और वह मुझसे बेहद करीब थी। उस दोपहर मैं चांद के घर पहुंच गई। क्लॉड अभी भी 20 साल पहले वाले विला में रह रहा था। वहां का लेआउट ज्यादा नहीं बदला था,
लेकिन पहले से कहीं ज्यादा ठंडा और जीर्ण शीर्ण लग रहा था। जब मैं पहुंची, क्रेसिडा ने मेरी गर्मजोशी से स्वागत किया और मेरा हाथ थाम लिया। रोमा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में वापस आओगी। मुझे डर था कि जो उस समय हुआ था उसे लेकर तुम मुझसे नाराज हो जाओगी और आने से इनकार कर दोगी। मैंने घृणा से अपना हाथ खींच लिया और बोलने ही वाली थी कि क्लॉड की असंतुष्ट आवाज ने मेरी बात काट दी। वो नाराज है। उसने तब कुछ भयानक किया था। उसे अब वापस आने देना ताकि वो माँ के प्रति अपने पुत्रधर्म को निभा सके। यह उसकी गलतियों का प्रायश्चित करने का तरीका है। और देखो तो सही इसे, वो इतनी गरीब और अभावग्रस्त है। चांद के घर वापस आकर एक नौकरानी बनना उसके लिए एक बड़ा सौभाग्य है। मैंने 20 साल बाद क्लॉड की ओर देखा। वो पहले जैसा ही हैंडसम था, बल्कि अब तो पहले से भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। जब मैं पहली बार इस दुनिया में आई और यही जाना कि मेरा काम क्लॉड, उस हैंडसम लड़के का पीछा करना है, तो मैं इतनी उत्साहित हो गई थी कि कई रातों तक सो नहीं पाई थी। मैंने पागलपन से रणनीतियां खोजी, उम्मीद करते हुए कि मैं जल्दी से उसका दिल जीत सकूं ताकि मैं अपनी असली दुनिया में वापस जा सकूं। ध्यान दो, लेकिन क्लॉड ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। उसने मुझसे शादी केवल इसलिए की क्योंकि मैं उसकी स्वर्गीय पहली प्रेमिका से मिलती जुलती थी। बाद में इस नकली चेहरे का फायदा उठाते हुए मैंने क्लॉड को नशे में देखकर मैथ्यू से गर्भवती हो गई। मैंने सोचा था कि जैसे जैसे मैथ्यू बड़ा होगा, जिंदगी हर दिन बेहतर होती जाएगी। कौन सोच सकता था कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त बीच में आएगी और मेरा लक्ष्य चुरा लेगी। लेकिन क्रेसिडा क्लॉड की पहली प्रेमिका जैसी बिल्कुल नहीं थी। जब तक मुझे बाहर नहीं निकाला गया, मुझे ये समझ में आया कि क्लॉड मुझसे कभी प्यार नहीं करता था। मैंने क्लॉड की ओर आंखें घुमाईं और क्रेसिडा को धक्का देते हुए तिरछी हंसी के साथ कहा, सौभाग्यशाली तो तुम ही हो, है ना? अगर मैं न होती तो यह महिला, जिसने केवल बुरी चीजें की हैं, शायद चांद परिवार की नस्ल को खत्म कर देती। क्या तुम नहीं समझती? क्रेसिडा का चेहरा एकदम सफेद हो गया। उसने क्लॉड को देखा। उसके चेहरे से अश्रुधारा बह रही थी। अगर उस समय जो हुआ था वो नहीं होता तो हमारा बच्चा स्वस्थ जन्म लेता। मैं कभी नहीं। तब वो अपने ही बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार थी, केवल सामाजिक सीढ़ी चढ़ने और मुझे फंसाने के लिए। लेकिन नुकसान इतना गंभीर था कि उसने बच्चे पैदा करने की क्षमता खो दी। अब वो कैसे दिखावा कर रही थी कि उसे अफसोस हो रहा है। उसने ये सब खुद ही किया था। क्लॉड ने मुझ पर गुस्से से चेहरा बनाया, लेकिन उससे पहले ही मैथ्यू ने कदम आगे बढ़ाया और क्रेसिडा को अपने सामने खड़ा कर लिया। मैं तुम्हारा बेटा हूँ। अब से मैं ही उसकी बुजुर्गावस्था में देखभाल करूंगा। क्रेसिडा ने नाटकीय तरीके से मैथ्यू को अपनी बाहों में खींच लिया। मुझे पता है तुम मुझसे अफसोस करते हो, लेकिन रोमा अब भी तुम्हारी असली माँ है। मैंने तुम्हें पाला हो सकता है, लेकिन तुम्हें जन्म नहीं दिया। तुम अपनी जैविक माँ के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। मेरी जैसी माँ नहीं है। मैं जम सी गई। हालांकि मैंने पहले ही मैथ्यू के प्रति किसी भी मातृत्व भावना को खो दिया था, फिर भी उसे ये कहते हुए सुनना मुझे चुभा। अगर वह मुझसे इतनी नफरत करता था तो मुझे भी उसे नहीं चाहिए था। जहाँ तक भविष्य में मुझे मिलने वाली संपत्ति और गौरव का सवाल है, वो कभी भी इसका एक हिस्सा नहीं पा सकता। मैंने अपनी अंगूठी पर पिशन अंडे के आकार हीरे को कसकर पकड़ा। अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो तो क्यों न हम एक बार और हमेशा के लिए रिश्ते को तोड़ दें? नहीं, क्लॉड ने मैथ्यू को घूरते हुए कहा। उसकी आवाज गुस्से से कटी हुई थी। चाहे कुछ भी हो, वो तुम्हारी माँ है। तुम उससे रिश्ते कैसे तोड़ सकते हो? मैथ्यू ने जिद्दी होकर क्लॉड को घूरते हुए जवाब दिया। तब तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जब उसने तुम्हें हरा टोक दिया और तुमने उसे बाहर निकाल दिया, तो तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था कि वो दुनिया की सबसे घिनौनी महिला है। तुमने कहा था कि मैं उसे माँ नहीं बुला सकता, चाहे वो मेरे सामने गिड़गिड़ाए या मेरे सामने मर जाए। तुम उसे इतनी नफरत करते थे, तो फिर क्यों मैं उससे रिश्ते तोड़ने का हक नहीं रखता? मैथ्यू को भावना से कांपते हुए देखकर मैंने धीरे धीरे अपनी मुठियां भींच लीं। तब क्रेसिडा के गर्भपात के बाद क्लॉड और मेरे बीच एक बड़ी बहस हुई थी। उसने मुझे बिना किसी चीज के जाने को कहा। मैंने उसे क्रेसिडा के साथ अपने अफेयर का खुलासा करने की धमकी दी। अंत में उसने मेरी धमकी को मान लिया और एक शांतिपूर्ण तलाक के बदले मुझे पैसे ऑफर किए। लेकिन उस समय तक मैं अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने उसे सीधे तौर पर ठुकरा दिया। वो अपमानित हुआ और मुझसे और भी ज्यादा ठंडा और दूर हो गया, यहाँ तक कि घर वापस आने से भी इनकार कर दिया। मेरे योजना के असफल होने के बाद क्लॉड का जन्मदिन पास आ रहा था। हमारे रिश्ते को सुधारने के लिए मैंने एक भव्य जन्मदिन पार्टी का आयोजन किया, लेकिन इसके बजाय मैं क्रेसिडा की शादी की ड्रेस बना बैठी। क्लॉड का चेहरा पक्का हो गया था और उसने मेरी नजरों से बचते हुए मुझे देखा।
चाहे कुछ भी हो, वो तुम्हारी माँ है, मेरी जैसी माँ नहीं है। मैथ्यू ने अपनी जेब से एक मुड़ी हुई कागज की शीट निकाली। सेवरेंस एग्रीमेंट पहले ही साइन हो चुका था। चूंकि तुम आज इसे उठा रहे हो, मुझे उम्मीद है कि हम फिर कभी एक दूसरे से किसी तरह का संबंध नहीं रखेंगे। हालांकि अब मैं उसके लिए कोई भावना नहीं महसूस करती थी, फिर भी उसे इतने दृढ़ संकल्प के साथ देखना मेरे दिल को दर्द दे रहा था। मैंने उसका नाम उसी तरह साइन किया जैसे उसने चाहा था। ठीक है, अब हमारे बीच कोई और संबंध नहीं रहेगा। अध्याय 3। चूंकि मैंने चांद घर में आवेग में आकर कदम रखते हुए अपने सबूत इकट्ठा करने का मौका बर्बाद कर दिया था, मैंने वापस जाने और एक नई योजना बनाने का निर्णय लिया। मैं बाहर जाने लगी, लेकिन क्लॉड ने मुझे रोक लिया। उसने अजीब तरह से मुझे घूरते हुए अपनी आवाज में कठोरता लाते हुए कहा, मैथ्यू अभी छोटा है और उसके शब्द तीखे हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम वापस आने को तैयार हो तो मुझे यकीन है कि इसका कारण ये है कि तुम ये याद करती हो कि मेरी माँ तब तुम्हारे साथ कितनी अच्छी थी। अब जब मेरी माँ बूढ़ी हो रही हैं, तो वह अतीत में खोई रहती हैं। वो अक्सर अतीत के बारे में, तुम्हारे बारे में सोचती हैं। तुम क्यों नहीं रुक जाती और थोड़ी देर के लिए उनकी देखभाल करती हो? उनकी दया को याद रखो। जब मैंने मैथ्यू को जन्म दिया था, तब उसने मुझे अपने पैरों को धोकर उसकी सेवा करने को कहा था। उसने कहा था कि मुझे एक बेटा हुआ है, इसका मतलब है कि मैं अपनी सास की सेवा कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने एक बेटी को जन्म दिया होता तो मुझे उसकी पैर धोने का पानी पीना पड़ता। मेरा शरीर कमजोर था और हर बार जब भी मैं हिलती थी तो मुझे पसीना आ जाता था। उसके पैरों को धोने के बाद वो मुझे बेइज्जत करने का आरोप लगाती और रात के बीचों बीच मुझ पर पानी का कटोरा उड़ेल देती, जिससे मैं पूरी तरह भीग जाती और ठंडी हो जाती। बाद में जब मैथ्यू थोड़ा बड़ा हो गया तो उसने मुझ पर दूसरा बच्चा पैदा करने का दबाव डाला, लेकिन मेरी सेहत नाजुक थी और डॉक्टर ने मुझे ठीक से स्वस्थ होने के लिए और समय लेने की सलाह दी। फिर भी उसने क्लॉड को खींचकर दूसरी महिलाओं को खोजने भेज दिया। क्लॉड ने मुझे घूरा, लेकिन मुझे कोई प्रतिक्रिया न देखकर वह चुप रहा। वो जल्दी से पलटा और अध्ययन कक्ष में चला गया। थोड़ी देर बाद वह नानी का अनुबंध लेकर बाहर आया। अगर तुम मेरी माँ की देखभाल करती हो तो मैं तुम्हें यह मुफ्त में नहीं करने दूंगा। यह एक सेवा अनुबंध है। देखो और बताओ अगर तुम इससे संतुष्ट हो। मैंने संख्या 3500 को देखा और हंसी रोक नहीं पाई। जो लोग बाहर खाना बनाते हैं या घरेलू काम करते हैं, वे कम से कम 5000 रुपये महीना कमाते हैं। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रहकर तुम्हारी माँ की देखभाल करूँ, सिर्फ 3500 रुपये महीने में? क्लॉड, क्या तुम्हारी कंपनी दिवालिया हो गई है? क्लॉड का चेहरा तुरंत बदल गया। लगता है मैंने कोई दर्दनाक बात छेड़ दी। सिस्टम द्वारा दी गई यादों से मुझे पता था कि जब मैंने छोड़ दिया था, उसके कुछ समय बाद ही क्रेसिडा ने चांद परिवार की कंपनी में प्रवेश किया था। उसने अपनी सारी रिश्तेदारों और दोस्तों को कंपनी में घुसा दिया था, जिससे कंपनी में अफरा तफरी मच गई थी। क्लॉड ने कंपनी को मुश्किल से तैरते रखने के लिए अपने सभी तरल संपत्तियों का निवेश कर दिया था, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने और क्लॉड की नवाचार या उत्पादन में सुधार करने की असमर्थता के कारण उत्पादन धीरे धीरे घटने लगा था और कई साझेदारों ने उससे संबंध तोड़ लिए थे। उनके 3 कारखानों में से केवल एक बचा था और वो सबसे पुराना था। ये फैक्ट्री भी बंद होने के कगार पर थी। तुम कुछ नहीं समझती हो। मैं तुम्हें ये कीमत हमारे पिछले रिश्ते के कारण दे रहा हूँ। पिछला रिश्ता? क्या हमारा कोई ऐसा रिश्ता भी था? मैंने नानी का अनुबंध क्रेसिडा को दे दिया। तुम इसे साइन करो। तुम मुझसे भी ज्यादा बेहया हो। क्रेसिडा ने मुझे गुस्से में घूरते हुए कहा। तुम? क्लॉड ने तंग होकर माथे पर बल डाले जैसे कोई कठिन निर्णय ले रही हो। 5000? 5000 तो काफी होना चाहिए, है ना? 5000 तो मेरी दोपहर की चाय के लिए भी काफी नहीं थे, लेकिन चांद घर में रहने और सबूत इकट्ठा करने के लिए मुझे कुछ समय के लिए सहना पड़ा। उस रात जैसे ही क्लॉड की मां सो गई, मैंने ऊपर से क्रेसिडा और क्लॉड के बीच बहस सुननी शुरू की। मुझे जल्दी ही एक विचार आया और मैंने अपने फोन पर वॉइस रिकॉर्डर चालू कर दिया। तुम रोमा को पैसे क्यों दे रहे हो? क्या हमने यह नहीं तय किया था कि वो वापस आकर मां की देखभाल मुफ्त में करेगी? क्या तुम सोचते हो कि मुझे ये करना है? ये तुम्हारे और मैथ्यू की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया है। उसने मैथ्यू से संबंध तोड़ लिए हैं और अब तुम चाहते हो कि मैं उसे मजबूर करूं कि वो मेरी मां की देखभाल करे? लेकिन हमारे परिवार के रहने का खर्च तो सिर्फ 10,000 महीने का है। अगर हम उसे 5,000 देंगे तो हम कैसे जी पाएंगे? ये तुम्हारा मसला है। तुम हमेशा से इस परिवार का प्रबंधन करते आए हो। जब रोमा यहाँ थी तो कंपनी तरक्की कर रही थी। जब से तुमने उससे शादी की, तुम बेकार हो गए हो और कंपनी बर्बाद हो गई। तुम तो सिर्फ एक शापित इंसान हो। शापित इंसान? तुम वही हो जिसने पहले रोमा से नफरत की और मेरे बिस्तर में चढ़ी।
तुम वो हो जिसने रोमा को फंसाने और उसे बिना कुछ दिए बाहर भेजने का आइडिया दिया था। तुम्हारे लिए मैंने अपनी संतान पैदा करने की क्षमता जीवन भर के लिए बलिदान दी। तुम्हारे लिए मैंने आधे जीवन तक ये शर्मिंदगी झेली, और तुम मुझे शापित इंसान कहते हो? क्लॉड, क्या तुम्हारे पास अब भी कोई शर्म बची है? क्रेसिडा के शब्दों को सुनकर मेरा फोन पकड़ने का ग्रिप और भी कसता गया। कोई आश्चर्य नहीं कि जब वो घटना हुई तो पूरे चांद परिवार ने क्रेसिडा का साथ दिया, मुझे समझाने का एक भी मौका नहीं दिया। मैं कितनी मासूम थी ये सोचने के लिए कि मैं सबूत इकट्ठा कर सकती हूँ। ये तो क्लॉड की योजना का हिस्सा था, मैं कुछ नहीं बल्कि एक मूर्ख थी। मैंने सिर झुका लिया, कड़वाहट से मुस्कुराते हुए और कांपते हुए एंजेलिका का नंबर डायल किया। अध्याय 4। अगली सुबह चांद परिवार के जागने से पहले ही दरवाजे पर अचानक जोरदार धड़ाकों के साथ खटखटाया गया। मैथ्यू, जो पहले मंजिल पर रहता था, आलसी तरीके से दरवाजा खोला। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और वो अभी भी आधे सोते हुए था। कौन है इस समय? भाइयों, चांद परिवार दिवालिया हो गया है। हमें अपनी सैलरी नहीं मिलेगी। जो कुछ भी यहाँ है हम आज उसे ले जाएंगे, समूह का नेता चिल्लाया और बाहर से लोग हड़बड़ी में अंदर घुसने लगे। मैथ्यू आश्चर्यचकित होकर घूर रहा था, उसकी आंखें फैल गई थीं। उसने जल्दी ही अपनी स्थिति से बाहर निकला और समूह की ओर दौड़ा। उसे नीचे रखो, तुम सभी उसे नीचे रखो। जो तुम कर रहे हो वो अवैध है। जो लोग आए थे वे फैक्ट्री के श्रमिक थे और उनमें से कुछ मजबूत थे। एक धक्का लगाने से मैथ्यू जमीन पर गिर पड़ा। अवैध? तुम्हारे चांद परिवार का दिवालिया हो गया है और फैक्ट्री की मशीनें गिरवी रख दी गई हैं। तुम हमें हमारी सैलरी नहीं दे सकते तो हमें कुछ सामान ले लेने में क्या गलत है? यह असंभव है। हमारे चांद परिवार की फैक्ट्री अभी भी ठीक है। बकवास करना बंद करो। आदमी ने मैथ्यू को घूरते हुए लात मारी। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, खुद जाकर देखो, फैक्ट्री बंद हो चुकी है। तुम्हारा चांद परिवार दिवालिया हो गया है। इसके साथ ही उसने अपनी बाहें चढ़ाई और सामान उठाने वापस लग गया। मैथ्यू अविश्वास के साथ सामने हो रही घटना को देख रहा था, फिर वो जल्दी से उठकर ऊपर भागा। पापा, मम्मी, नीचे आओ, फैक्ट्री के कामकाजी लोग सब कुछ ले रहे हैं। शायद रात भर बहस करने के कारण क्लॉड और क्रेसिडा गहरी नींद में थे। जब उन्होंने मैथ्यू की आवाजें सुनी, क्रेसिडा अपने पजामे में बेमन से बिस्तर से बाहर निकली, अभी भी आधी सोई हुई थी। क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो? मेरे घर में क्यों हो? तब तक नीचे के अधिकांश सामान पहले ही ले लिए गए थे और जो बचा था वो ऊपर की ओर ले जाया जा रहा था। बिना हिचकिचाए घुसपैठियों ने क्रेसिडा को टक्कर मारी और सीधे स्टडी और बेडरूम की ओर दौड़ पड़े। जब क्लॉड नीचे आया तो जगह पूरी तरह से अराजकता में थी। ऊपर और नीचे दोनों तरफ पूरी गड़बड़ी फैली हुई थी। क्लॉड ने माथे पर जोह तंगी डालते हुए अपना फोन कसकर पकड़ा और गुस्से में चिल्लाया, सभी चीजें वापस रख दो, मैंने पुलिस को बुला लिया है। क्लॉड के शब्द सुनकर कुछ अधिक डरपोक लोग हाथ में जो सामान पकड़ रहे थे उसे गिरा दिया, लेकिन जो अधिक साहसी थे वे चीजें अपनी जेबों में भरते रहे। अगर तुम मुझे गिरफ्तार भी कर लो, मैं पैसे ले ही जाऊंगा। क्या मुझे अपनी पत्नी और बच्चों को भूखा मरने देना चाहिए? क्लॉड बिना हिले डुले खड़ा रहा। चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुआ वो एक संपन्न परिवार का तीसरी पीढ़ी का उत्तराधिकारी था। उसने कभी कठिनाई का सामना नहीं किया था, तो वो एक सामान्य श्रमिक के दर्द को कैसे समझ सकता था? गुस्से में उस आदमी को घूरते हुए क्लॉड उसकी ओर दौड़ा और उसे मुंह पर जोरदार घूंसा मारा। तुम्हारी पत्नी और बच्चे मुझसे कोई मतलब नहीं रखते। तुम अब चोरी कर रहे हो। अगर रकम बड़ी हुई तो तुम्हें जेल में सड़ने के लिए तैयार रहना होगा। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा, अपना चेहरा पकड़े हुए दर्द से कराहते हुए रो रहा था। जल्द ही पुलिस आई। श्रमिकों को एक एक करके पुलिस की गाड़ियों में ले जाया गया। आखिरी आदमी जो गाड़ी में बैठा, उसने अपनी जेब से दस्तावेजों का एक ढेर निकाला। मैं क्लॉड के खिलाफ टैक्स चोरी और खातों में धोखाधड़ी की रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे पास सबूत हैं। मैंने अपनी आंखों ब्राउज चढ़ाते हुए पुलिस अधिकारी को अपना आईडी सौंपा। मैं भी क्लॉड के खिलाफ टैक्स चोरी और खातों में धोखाधड़ी के लिए औपचारिक रिपोर्ट दर्ज कर रही हूँ। अध्याय 5। क्लॉड ने मुझे अविश्वास के साथ घूरा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह मेरी तरफ गुस्से में बढ़ा। रोमा, तुम क्या बकवास कर रही हो? वे मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? तुम भी क्यों परेशान कर रही हो? मैंने क्लॉड को पुलिस द्वारा रोके जाते हुए देखा और हंसी रोक नहीं पाई। मुझे पूरी तरह से पता था कि वो किस तरह का इंसान था। सालों पहले जब फैक्ट्री में किसी की दुर्घटना में मौत हो गई थी
क्लॉड ने मृतक के परिवार से कानूनी तरीके से एक रिलीज एग्रीमेंट साइन करवाया था ताकि मुआवजा कम किया जा सके। जो मुआवजा लाखों में होना चाहिए था, उसे घटाकर सिर्फ कुछ 100,000 कर दिया गया। जब श्रमिक की पत्नी ने इसे स्वीकार नहीं किया और अपील करना चाहा, तो उसने साइन किए हुए समझौते को गर्व से जज के सामने पेश किया। जज ने मूल फैसले को बरकरार रखा और उस वक्त गर्भवती श्रमिक की पत्नी इतनी परेशान हुई कि कोर्ट में ही उसने गर्भपात कर लिया। क्लॉड, जैसा कि हमेशा दिलहीन था, अपने आप को बुरा कहने की हिम्मत रखता था। बाद में मैंने उस महिला के परिवार को 20,000 रुपये दिए, तब जाकर पता चला कि वो इतनी परेशान थी कि उसने अपनी जान ले ली। अगर मेरा मिशन अपने मूल दुनिया में वापस जाने और उसके खिलाफ साजिश करने का नहीं होता, तो मैं कसम खाता हूँ कि उसे अपनी ही हाथों से मार डाला होता। क्लॉड, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जितना ज्यादा बुरा करोगे, उतना ही बुरा वापस मिलेगा। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ अच्छाई जमा करो, उस गर्भवती महिला को और पैसे दो, लेकिन तुमने क्या कहा? तुमने कहा था, हर किसी का अपना भाग्य होता है। तो अब तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं, यही तुम्हारा भाग्य है। क्लॉड ने मुझे घृणा से घूरा। क्या इसका तुमसे कोई संबंध है? मैंने मजाक उड़ाते हुए सिर हिलाया। ओह हाँ, ये सभी लोग मेरे द्वारा हायर किए गए हैं। ध्यान दो कि इन्होंने कुछ भी नहीं लिया। भले ही ये वापस पुलिस स्टेशन जाएं, ये चोरी का आरोप नहीं बनता। और तुम्हारी किताबों के बारे में, लगता है तुम इस मुसीबत से जल्दी बाहर नहीं निकल पाओगे। क्लॉड मुझ पर बिफरते हुए चिल्लाया, कुतिया रोम, तुम कुतिया हो। क्या मैं कुतिया हूँ? मैंने तिरछी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मुझे तलाक देने के लिए तुम खुद को हरा टोपी पहनने के लिए तैयार थे, बस क्रीसिडा उस कुतिया की मदद करने के लिए, मुझे फंसाने के लिए। उस वक्त मैंने तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया था। मैंने तुमसे स्पष्टीकरण के लिए भी भीख मांगी, लेकिन तुमने क्या किया? मैंने अपने हाथों को मुट्ठी में कसते हुए कहा, तुमने एक तैयार तलाक समझौता पेश किया और मुझे मजबूर किया उसे साइन करने के लिए, और मुझे कुछ भी छोड़कर चला दिया। तब मैंने क्लॉड की ओर देखते हुए गला भराया। तब मैं गर्भवती थी। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी और बच्चे दोनों की जान ऑलमोस्ट खो दी थी। क्लॉड मुझे देखकर हैरान था। असंभव, वो लड़का था या लड़की? उसने हैरान होकर पूछा, तुम सच में मेरी खुशकिस्मती हो ना? जब से मैंने क्रीसिडा से शादी की, सब कुछ आपदा बन गया है। इस बार अगर मैं इससे बाहर निकल गया तो हम फिर से शादी करेंगे। इस बार शायद तुम बच नहीं पाओगे। उन शब्दों पर क्लॉड ने दरवाजे की ओर देखा। वहां एक पेशेवर सूट पहने एंजेलिका खड़ी थी, जो मुझसे हल्की मुस्कान के साथ देख रही थी। माँ, सब कुछ संभाल लिया गया है। मैं आपको घर ले जाने आई हूँ। माँ, हमारा बच्चा लिन ग्रुप का सीईओ है। क्लॉड की आंखें विश्वास से बड़ी हो गई और उसका चेहरा खुशी से भर गया। मुझे पता था, तुम सच में मेरी किस्मत हो। सीईओ लिन, मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये स्थिति जरूर कोई गलतफहमी है। अगर आपको छन परिवार की संपत्ति में रुचि है, तो मैं अभी ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकता हूँ। मैथ्यू, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, अचानक चिल्लाया, पापा, छन परिवार की सारी संपत्ति मेरी है। मैं तुम्हारा एकमात्र बेटा हूँ। क्लॉड ने मैथ्यू को घृणा भरी नजर से घूरा। तुम्हें क्रेसिडा ने बर्बाद कर दिया है। तुमने मेरी कोई भी समझदारी नहीं पाई। क्रेसिडा सिर्फ एक घटिया औरत है। उसकी सोच और उसकी शिक्षा तुम्हारी असली माँ के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी माँ एक बेटी को पाल रही है, तो मुझे कभी नहीं। क्लॉड ने अफसोस भरे अंदाज में एक आह भरी। मैं कितना मूर्ख था। उसने एंजेलिका की ओर मुंह किया और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर लिन, हम परिवार हैं। सब कुछ शांति से चर्चा किया जा सकता है। एंजेलिका ने अपने हाथ में रखा समझौता निकाला और क्लॉड के चेहरे पर फेंक दिया। छन परिवार पहले ही दिवालिया हो चुका है। संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई जांच के अनुसार आपकी तरफ कई अनियमितताएं पाई गई हैं। कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि को इसके लिए जिम्मेदारी उठानी चाहिए। दिवालिया। क्लॉड ने फर्श पर पड़े दस्तावेजों को हैरान होकर देखा और फिर अपनी आंखें मैथ्यू पर डालीं। तुम ही कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि हो। ये सारी जिम्मेदारी तुम पर आती है। इतने सारे मुद्दों के साथ तुम शायद जेल जा सकते हो। मैथ्यू ने दस्तावेज घबराते हुए उठाए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे क्यों जेल जाना पड़े? क्लॉड ने गहरी आह भरी और राहत की एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई। खुशकिस्मत हूँ, मैं समझदार हूँ। जब फैक्ट्री पहले दिवालिया हुई थी, मुझे लगा था कि आगे और परेशानी हो सकती है, इसलिए मैंने कानूनी प्रतिनिधि बदलकर तुम्हें बना दिया। तुम मेरे बेटे हो। अपने बूढ़े आदमी की मदद करना तुम्हारा पारिवारिक कर्तव्य है। मैथ्यू ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींची और क्लॉड को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारा जैविक बेटा हूँ। तुम मुझसे ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे बताया था कि अगर मैंने क्रेसिडे की मदद करके माँ को फंसाया तो तुम मुझे छन परिवार की सारी संपत्ति दे दोगे।
अब तुम मुझे नष्ट करने के लिए ऐसी घटिया चालें चला रहे हो। क्या तुम इंसान भी हो? जैसे ही मैथ्यू ने वो सच उजागर किया जिसका मुझे इंतजार था, मेरा दिल अडिग रहा। तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें अपनी माँ को फंसाने के लिए उकसाया? वो क्रेसीडा का विचार था। तुमने खुद अपनी मर्जी से ये सब किया और अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैथ्यू ने हताश होकर क्रेसीडा की ओर मुड़ा। क्या तुम सच में मुझे जेल जाते हुए देखोगी? क्रेसीडा, जो एक भूतनी जैसी सफेद हो गई थी, ने मैथ्यू को देखा। तुम ही थे जिसने कानूनी प्रतिनिधि बनने की इच्छा जताई थी। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती थी। मैथ्यू, गुस्से से कांपते हुए, हाथ में दस्तावेज पकड़े हुए, खून से भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। माँ, तुम मुझे बचा सकती हो ना? मैंने मैथ्यू को ठंडे दिल से घूरते हुए उसकी टूटती हुई स्थिति को देखा। फिर मैंने छुट्टी समझौता निकाला। तुम वही थे जिसने मुझसे रिश्ते तोड़ने की इच्छा जताई थी। मेरे पास तुम्हारी मदद करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये शब्द सुनकर मैथ्यू अचानक मेरे सामने जमीन पर गिर पड़ा, अपना माथा जमीन पर मारते हुए। माँ, मैं गलत था। मुझे बहकाया गया था। अगर तुम मुझे बचा लेती हो तो मैं तुम्हें अब से अपनी एकमात्र माँ मानूंगा। मैं तुम्हारा जीवन भर ख्याल रखूंगा। मैंने उसे घृणा से देखा। जेल जाओ। मैं वो महिला नहीं हूं जो तुम्हारी माँ बनने के लायक हो। अधिकारियों को इशारा करते हुए एंजेलिका ने अपने सिर को हिलाया और मैथ्यू को जोर जबरदस्ती खींचकर ले जाया गया। क्लॉड, एक चापलूस चेहरे के साथ, मुझसे बोला, रोमा, आखिरकार इन सालों में, जब तुमने मुझसे शादी की थी, मैंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा था, है ना? हाँ, मैंने कुछ गलतियां की, लेकिन कौन नहीं करता? ये तो इंसानी फितरत है। मुझे एक मौका दो, मैं अब से तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। मैं हमारी बेटी का भी अच्छे से ध्यान रखूंगा। उसने गर्व से एंजेलिका की तरफ देखा। ये बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, निश्चित ही मेरी संतान है। एंजेलिका ने घृणा से आंखें घुमा ली। तुम्हारी कंपनी के सारे खाते फर्जी हैं। क्या तुम्हें लगता है कि कानूनी प्रतिनिधि पर दोष डालने से सब ठीक हो जाएगा? संबंधित विभागों के लोग जल्द ही यहाँ होंगे, इसलिए तुम्हें बेहतर होगा कि इन खातों के बारे में सही सफाई देने के बारे में सोचो। ये सुनते ही क्लॉड का चेहरा बदल गया। कौन से खाते? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसने मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने पीछे हटते हुए उसे घूरकर देखा। वो झुंझलाहट में मुझ पर घूरने लगा। क्या तुम वाकई चांद परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? चांद परिवार को बर्बाद करना? तुमने खुद धीरे धीरे बर्बाद किया है। अगर तुमने वो सब नहीं किया होता तो चाहकर भी मैं बदला नहीं ले पाती। क्लॉड 2 कदम पीछे हट गया, हार मानते हुए। मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम बस छोटी सोच की हो, पुरानी बातों का बदला ले रही हो। उसने गुस्से में मुझ पर उंगली तान दी। तुम घटिया औरत हो। तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। जैसे ही अधिकारी पहुंचे, क्लॉड इस कदर बेकाबू हो गया कि पुलिस भी उसे काबू नहीं कर पा रही थी। अधिकारियों को शक हुआ कि क्लॉड को और भी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने चिकित्सकीय दल को बुलाया। मेडिकल टीम जल्दी ही पहुंची और शांत करने की दवा देने के बाद मानसिक रूप से बिखर चुके क्लॉड ने आखिरकार चुप्पी साध ली। जैसे ही क्लॉड को पुलिस कार में धकेला गया, एंजेलिका आगे की जांच के लिए अधिकारियों के साथ चली गई। घर में अब सिर्फ क्रेसिडा और मैं बचे थे। वो मुझसे फटी आंखों और कांपती आवाज में बोली, तुम मेरा क्या करने वाली हो? मैंने जर्जर हो चुके घर को देखा और व्यंग्य से हंस दी। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। क्यों न तुम अपनी पुरानी नौकरी पर वापस चली जाओ? उसने गुस्से से मुठियां भींच ली। उसकी आवाज में नफरत झलक रही थी। तुम बार बार मेरी खुशियां क्यों बर्बाद कर रही हो? आखिरकार मैं मिसेज चांद बनी। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये साल मेरे लिए कितने मुश्किल थे? मैं अंदाजा लगा सकती थी कि एक ऐसी औरत के लिए जो बच्चे नहीं पैदा कर सकती थी, चांद परिवार के पुरुष प्रधान घर में रहना कितना कठिन रहा होगा। लेकिन यह उसकी अपनी पसंद थी, उसे किसी ने मजबूर नहीं किया था। और मेरे बारे में क्या? तुमने सारी गंदी चालें चलकर मुझे जबरन क्लॉड से तलाक दिलवाया, गर्भवती होने के बावजूद मुझे घर से बेघर कर दिया, बिना किसी सहारे के। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने कितनी तकलीफें सही हैं? सिस्टम के अनुसार, मूल कहानी में, मैंने उन कुछ सालों में अकेले अपने बच्चे को पालते हुए जितनी तकलीफें सही, उतनी तो पूरे 8 साल चांद परिवार में रहने के दौरान भी नहीं सही थी। क्रेसिडा ने नजरें झुका ली। ये मेरा इकलौता मौका था ऊंचे तबके में जाने का। मैं जिंदगी भर सेल्सवुमन नहीं बनी रहना चाहती थी। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी, तब मेरी क्लॉड से शादी हो चुकी थी। मेरा कोई परिवार नहीं था, न कोई दोस्त। हर दिन मैं बस क्लॉड से मिले पैसे खर्च करती, ब्लैक कार्ड से शॉपिंग करती रहती। क्रेसिडा एक लग्जरी ब्रांड की सेल्सवुमन थी। वो मिलनसार, खुश मिजाज और मजाकिया थी। मुझे वो पसंद थी और हम अच्छी दोस्त बन गईं।
हर चीज पर बातें करते थे। मैंने उसे बहन की तरह माना, अपनी हर बात उससे साझा की। मैं उस पर पूरी तरह भरोसा करती थी, यहाँ तक कि उसे अपने घर तक ले आई। ये सोचना भी मुश्किल था कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त ही मेरी पीठ में छुरा घोंप देगी। तुम सेल्सवुमन नहीं बनना चाहती थी, तो किसी का घर उजाड़कर तीसरी औरत बनना जरूरी था? क्रेसिडा ने गुस्से में सिर हिला दिया। नहीं, मैंने तुम्हारी शादी इसलिए नहीं तोड़ी, क्रेसिडा ने जोर से कहा। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि क्लॉड तुमसे प्यार नहीं करता। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता था, तो तुम उससे इतनी चिपकी क्यों रही? मैंने उस दिन तुम्हारी बातचीत सुन ली थी। क्लॉड तलाक चाहता था, लेकिन तुम झुकने को तैयार नहीं थी। क्लॉड ने सच में कई बार तलाक की बात की थी। असली मकसद यही था कि मैं खाली हाथ चली जाऊं, यहाँ तक कि मेरे बेटे से मिलने का हक तक न मिले। सिस्टम के बिना भी मैं कभी इसके लिए तैयार नहीं हो सकती थी। मैंने गहरी सांस ली। इस बार मेरी आवाज़ पहले से नरम थी। जब तक हमारा तलाक नहीं हुआ, तब तक तुम ही तीसरी औरत थी। क्रेसिडा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। उसकी आवाज़ पछतावे से भरी थी। मुझे माफ़ कर दो, रोमा। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, और मुझे पता है कि तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी। लेकिन क्या तुम हमारी सालों की दोस्ती का ख्याल रखकर मुझे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं दे सकती? उसके लिए रास्ता, जब उसने मुझे एक भी मौका नहीं दिया था, तो मैं क्यों दूं? अध्याय 8। अगर मैथ्यू कुछ करोड़ों का हर्जाना भर देता, तो वो जेल जाने से बच सकता था। लेकिन चान परिवार की सारी संपत्तियां नीलाम हो गई, और उसके पास भुगतान करने के लिए कुछ नहीं बचा। आखिरकार उसके पास 20 साल की सजा स्वीकार करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। जेल जाने से पहले उसने एक तीसरे व्यक्ति के जरिए मुझसे संपर्क किया और मुझसे मिलने की गुजारिश की। पहले तो मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सिस्टम ने कहा कि साइड स्टोरी में पछतावे के अंक इकट्ठा करना जरूरी था। सिर्फ आधे महीने में एक होनहार नौजवान से मैथ्यू एक थका हारा कैदी बन चुका था। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो उत्साहित होकर खड़ा हो गया, लेकिन जेल के गार्ड ने उसे वापस धकेल दिया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वो मुझे टकटकी लगाए देख रहा था। आवाज भर्रा गई। माँ, मैं पिछले समय के बारे में सोचता हूँ, अगर मैंने झूठ न बोला होता और तुम्हारे साथ मजबूती से खड़ा रहता, तो क्या मैं भी अपनी बहन की तरह असाधारण बनता? इन सालों में मैं बस जिंदगी को यूं ही बहने देता रहा। क्रेसिडा ने हमेशा मेरा ख्याल रखा, मुझे हर चीज में लाड़ प्यार दिया। जब मैं छोटा था, तो मुझे लगता था कि वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब समझ आता है कि उसने कभी मेरी परवाह ही नहीं की, इसलिए उसने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। मुझे वे दिन याद आते हैं जब तुम मुझे जबरदस्ती शास्त्रीय कविताएं याद करवाती थी। अब एहसास होता है कि इस दुनिया में अगर किसी ने मुझसे सच्चा प्यार किया, तो वो सिर्फ तुम थी। आंसुओं से भरे मैथ्यू को देखते हुए मैंने अपनी गोद में रखे हाथों को कसकर भींच लिया। इस दुनिया में सबसे मुश्किल चीज पछतावा खरीदना है। मैथ्यू ने नजरें झुका ली। क्या तुम मुझसे मिलने आओगी कभी कभी? मैंने सिर हिलाया। अब यहाँ देखने लायक कुछ नहीं बचा। जेल से बाहर निकलते ही हल्की बारिश शुरू हो गई। तभी मानसिक अस्पताल से फोन आया। क्लॉड ने आत्महत्या कर ली थी। जब तक मैं पहुंची, क्लॉड खून की नदी में पड़ा था, दरवाजे की तरफ कमजोर निगाहों से देख रहा था। मुझे देखते ही वो फफक पड़ा। रोमा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैंने उसे हिकारत भरी नजर से देखा। अगले जन्म में अच्छा इंसान बनना। क्लॉड मानसिक अस्पताल में ही मर गया। नियमों के अनुसार अंतिम संस्कार का खर्च परिवार को उठाना था। अगर परिवार भुगतान नहीं करता, तो उसका शव एक उपेक्षित शमशान में जला दिया जाता और वहीं छोड़ दिया जाता। उसकी पूर्व पत्नी होने के नाते मुझे कोई दायित्व नहीं था, लेकिन सद्भावना के चलते मैं क्रेसिडा को ढूंढने गई। वो हल्की बूंदाबांदी में सड़क किनारे पर्चे बांट रही थी, और क्लॉड की माँ उसके पास बैठी थी। क्लॉड की माँ उस पर बरस पड़ी, तू मनहूस है। अगर तू ना होती तो चांद परिवार की ये हालत ना होती। मैंने अपनी जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं सही, और अब बुढ़ापे में तू मुझे सड़क पर पर्चे बांटने के लिए ले आए? तू इतनी बदसूरत भी नहीं है, क्यों नहीं किसी अमीर आदमी को फंसा लेती ताकि मेरी जिंदगी सवज आए? क्रेसिडा ने ठंडी नजरों से क्लॉड की माँ को घूरा। उसने अपने हाथ में पकड़े पर्चे उठाए और क्लॉड की माँ को तेज रफ्तार आती ट्रैफिक में धक्का दे दिया। एक ट्रक तेजी से आया और क्रेसिडा व बूढ़ी औरत को जोरदार टक्कर मारकर दूर फेंक दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अचानक मेरे दिमाग में फिर से सिस्टम की आवाज गूंज उठी। बधाई हो, होस्ट। आपने साइड स्टोरी पूरी कर ली है और अब मूल दुनिया में लौट रही हैं।